गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग दो वेक्टर लगते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास ए है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। तब जो डायगोनल होगा जो उन दोनों एडजेसेंट साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा या उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तब वो डायगोनल उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ये दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है थीटा, और जब आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी होगी तो आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर से एक एंगल मान लेंगे बीटा। तो आप समझिए जरा, अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर एक वेक्टर ए है जो पैरेललोग्राम की एक साइड के अलोंग डिनोट किया जाता है और दूसरा वेक्टर बी है जो दूसरी साइड के अलोंग डिनोट किया जाता है, उसी पॉइंट से दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स हैं और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर एक लाइन उसे बाइसेक्ट करती है, अगर ये इसे बाइसेक्ट करती है जो डायगोनल है, तब जो डायगोनल के अलोंग आप वेक्टर प्लॉट करेंगे वो वेक्टर दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? शिल्पी, कंसेप्ट क्लियर? चलो इसके बाद जरा ढंग से समझेंगे, अभी से प्रूफ भी करेंगे। स्टेटमेंट तो आप लिख ही लेंगे। स्टेटमेंट में आप क्या कहेंगे? इफ वी हैव अ पैरेललोग्राम एंड टू एडजेसेंट साइड्स डिनोट टू वेक्टर, देन द डायगोनल इंटरसेक्ट these two lines will denote the resultant vector of two vectors। कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखना है आपको, किताबी कोई भी लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी। आपको सीखना है क्या? अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसकी दो एडजेसेंट साइड्स जो होंगी, अगर वो एक वेक्टर को दो अलग अलग इंडिविजुअल वेक्टर को प्लॉट करेगी, एक चीज आप हमेशा याद रखें, अगर इसके अलोंग आपने फोर्स माना है तो इसके अलोंग भी फोर्स ही होगा। अगर कहीं आप एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ले लें और एक वेक्टर क्वांटिटी आप डिस्प्लेसमेंट ले लें तो वो मीनिंगलेस है, वो मीनिंगलेस होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर इफ वी हैव अ पैरेललोग्राम एंड टू वेक्टर आर डिनोटेड along the two adjacent sides of the parallelogram as given in the figure, then the diagonal of the parallelogram that start from the intersection point of two vectors will denote the resultant of vector A and vector B। Is that clear to all of you or not? Concept clear? We will take theta as the angle between vector B and vector A, and angle beta represent the direction of resultant vector with respect to the horizontal vector। concept clear to all of you or not? concept clear है उसका? अब देखते हैं, इसे प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली हम इसे प्रूफ कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए इसके प्रूफ को समझने के लिए आप सबसे पहले एक पैरेललोग्राम मान लीजिएगा। ये एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास, और जिसकी एक साइड के अलोंग बी वेक्टर लगता है और दूसरी एडजेसेंट साइड्स के अलोंग ए वेक्टर लगता है। तब ये आप आर वेक्टर मान लीजिएगा डायगोनल। तो आपको प्रूफ करना है कि आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर होगा। कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये थीटा एंगल है वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का, और ये बीटा एंगल है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल वेक्टर। कंसेप्ट क्लियर? अब आप सबसे पहले इस वेक्टर को थोड़ा आगे तक कंस्ट्रक्शन से प्लॉट करेंगे और इसे 90 डिग्री एंगल बना लेंगे, और जैसा कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था एज इट इज ऐसे ही करते चले जाएंगे। ये वेक्टर बी है, तो आमने सामने की साइड है तो एक पैरेललोग्राम की बिल्कुल बराबर होती है, तो आप इसे भी क्या मानेंगे? वेक्टर बी।
ये एंगल थीटा है तो 101% ये भी थीटा ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एक चीज समझिए जरा, अगर ये बी है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से इसे निकाल लेंगे, आएगा आपके पास बी साइन थीटा, और ये आपके पास आएगा बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? देख लीजिए, आप इसे मान लो पॉइंट ओ, इसे मान लो आप एक्स वाई जेड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फिगर परपेंडिकुलर ये है, ये जब एंगल थीटा है एक्स जेड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के बराबर होता है, तो एक्स जेड को आप क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा, और मैंने अभी क्या लिखा था? बी साइन थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप एक्स वाई को क्या लिखेंगे? ये वाई था, वाई। तो अब आप एक्स वाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। तो आपके पास जो एक्स वाई आया वो किसके बराबर आया? बी कॉस थीटा। यहां बी कॉस थीटा लिखा था मैंने। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं? ओ जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। तो माय डियर, ओ जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, ओ वाई को आप क्या लिखेंगे? ओ एक्स प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर एज इट इज। कोई डाउट? अब आप क्या करेंगे? यहां इसकी वैल्यू रखिएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ओ वाई की वैल्यू रखेगा ओ एक्स की ए प्लस एक्स वाई बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। पहले ही लिख लीजिए जरा, फिर इसके बाद मैं रफ कर दूंगा और आप फिर से लिखेंगे। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलिएगा तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जरा इसे ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से देखिए और दोनों में से कम कीजिए, आप बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंदर छोड़ दिया आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप 1 लिखेंगे और इसे एज इट इज। अब आपके पास जो रिजल्टेंट मिला वो किसके बराबर मिला? आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये है, आप सिर्फ एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन याद कर लीजिए, उसे समझ लीजिए, तो दूसरे को आप खुद में खुद प्रूव कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आर की मैग्नीट्यूड जो होगी वो किसके बराबर होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मूला तैयार। अब स्पेशल केसेस समझिए जरा ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना किसी भी फॉर्मूले को कितने तरीके से समझ सकते हैं, उसका यूज़ कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ क्या है वो समझिएगा। केस फर्स्ट केस है जी, मान लो आप कभी एक ऐसा ट्रायंगल फ्यूचर में आपको मिले कि दोनों साइडें उसकी पैरेलल हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे भी पता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बात कहूँगा कि अगर एक वेक्टर लगा हो किसी डायरेक्शन में और जहाँ वो ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा लग गया, या दोनों
एक ही डायरेक्शन में एक साथ लगे, एक ही पार्टिकल के ऊपर मान लो आप दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक साथ लगे तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है जी 1। तो आप यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 लिखेंगे और आपके पास जो आएगा वो √a² + b² + 2ab बचेगा, जिसे आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट से स्क्वायर करके a + b। तो अगर दो फोर्सेस मान लो a और b फोर्स है, समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कहूँगा, एक पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ, इसके ऊपर एक फोर्स लगा a जो F1 था और एक b जो F2 था, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर लगे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, जो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा RA + B के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 101%? कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, कभी ऐसा नहीं कि आपने एक फोर्स अभी लगाया और एक 10 मिनट बाद लगाया और तब कहो आप मेरा रिजल्टेंट वो निकल कर नहीं आया जो आ रहा था। भाई एक काम करो, आप मान लो आप एक 100 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, तो 100 न्यूटन के फोर्स से मान लो आपको एक ट्रंक खिसकाना है और ट्रंक ज़्यादा हैवी है, उसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है, तो वो खिसकेगा नहीं। तो 100 न्यूटन अगर ये है और आपने अब लगाया और फिर 1 मिनट बाद फिर 100 लगाया और फिर 1 मिनट बाद फिर 100 लगाया, तो ये मीनिंगलेस है, ये अलग अलग इंडिविजुअल 100 उसे नहीं खिसका सकता। तो आप एक काम करो, आप इकट्ठे दोनों 100 न्यूटन इकट्ठे लगाओ, मतलब आप और आपका दोस्त मिल करके उसके ऊपर फोर्स लगाओ, तब उसका जो नेट फोर्स होगा जो फ्रिक्शन के कारण और वेट के कारण 200 न्यूटन था, उसे ये 200 न्यूटन कैंसिल कर देगा और 0 फ्रिक्शन के कारण और वेट के कारण 0 न्यूटन उसके अंदर वेट बचेगा। और जब कभी कोई चीज़ बिल्कुल फ्री हो जाती है फ्रिक्शन से और वेट से, तब वो फ्री टू फ्लोट होती है और वो खुद ब खुद ही खिसक जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको कहा गया क्या कि आपको एक ऑब्जेक्ट खिसकाना है और उसका वेट प्लस फ्रिक्शन और टोटल जो स्टेबिलिटी के कारण जो उसका वेट एग्जैक्ट लगा है वो F है। ये F वेट प्लस इसका फ्रिक्शन के कारण फोर्स है और प्लस जो एयर रेजिस्टेंस भी होगा वो भी, ठीक है। तब आपको कितना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा जो इसे खिसका दे। तो कई बार बच्चा कहता है कि इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये गलत है। आपको इक्वल उसी के बराबर फोर्स लगाना होगा कम से कम, ज़्यादा लगाते तो बहुत अच्छा है, ताकि वो फ्री टू मूव हो जाए। जब उसके ऊपर इनर्शिया काम नहीं करेगी तो फ्री टू मूव होगा, वो खुद ब खुद ही खिसक जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑफ यू और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? चलिए इसके बाद समझिए जरा ध्यान से, केस सेकंड केस क्या होगा। मान लो आप तो इस तरफ फोर्स लगाएं और आपका दोस्त इस तरफ फोर्स लगाए, तब दोनों फोर्सेस के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा। मैंने यहाँ ए और बी को समझाने के लिए फोर्सेस माना होगा, तो 180 डिग्री का एंगल होगा। अब कोस 180 की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं, -1। अब जब -1 आप यहाँ लिखेंगे तो -1 यहाँ दिखाई देगा आपको और आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो a² + b² - 2ab आएगा। और इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर और इससे ये करें, तब आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो a - b आएगा। मतलब अगर a ज़्यादा है b से तो रिजल्टेंट दोनों के डिफरेंस के इसके बराबर होगा। अगर b ज़्यादा है a से तब मैग्नीट्यूड में सीधा सीधा r की वैल्यू b - a के बराबर होगी, सीधा सीधा। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? अच्छा, इसके बाद केस थर्ड। मान लीजिए आप एक वेक्टर इस तरफ लगता है और एक वेक्टर परपेंडिकुलर इसी पार्टिकल पर, या फिर ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स इधर से लगा और एक फोर्स आपने इधर से लगाया, मतलब दोनों फोर्सेस जो होंगे उनके बीच 90 डिग्री का एंगल, या एक पार्टिकल से दो डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं और इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। तब आप जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
cos 90 की वैल्यू होती है जी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास ये टर्म बचेगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तब आपके पास रिजल्टेंट ये है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मान लीजिए टीचर थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं और क्या कहते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कॉमन सेंस का यूज करना है आपको, हमेशा हॉरिजॉन्टल वेक्टर के रेस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन निकालने को कही जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए आपको इस एंगल का यूज करना है और डायरेक्शन क्या होती है tan बीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ध्यान दीजिए आपको कितना दिखाई दिया, b sin थीटा, और बेस आपको क्या दिखाई दिया, a ये था आपके पास a प्लस बी कॉस थीटा। ये आपके पास tan बीटा की वैल्यू है, तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। It will be the value of beta angle that will denote the direction of resultant with respect to the horizontal। ठीक है जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है भाई? किसी बच्चे को बोलो। मतलब एंगल कैसे डायरेक्शन डिनोट करेगा? बेटा ये बताएगा आपके पास कितने डिग्री का एंगल आया। मान लो आप 30 डिग्री निकलता है किसी उसमें केस में आपको, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा तो दोनों का जो रिजल्टेंट लगेगा वो 30 डिग्री एंगल पर लगेगा, 30 डिग्री एंगल पर लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक पार्टिकल है, यहाँ से एक ए वेक्टर ये लगता है और एक इधर से लगता है बी वेक्टर, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में लगता है, मैंने बताया था दोनों के बीच में रिजल्टेंट होगा। तो ये कितना झुका होगा, हॉरिजॉन्टल वेक्टर कह लो। तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर अगर आपने ये लिया है तो ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल होगा रिजल्टेंट, ये बी है। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? तो आप हमेशा रिजल्टेंट की डायरेक्शन देंगे विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर जी 100%? अगर दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर है तब 101% ये बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा पूरे एंगल को, आधा इधर और आधा इधर। अनुष्का जी कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो जी से नोट करो जरा जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं न्यूमेरिकल।